अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। इन शो का आगाज़ कर रहे हैं PTI के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप तशरीफ लाए। तशरीफ कितों लियानी है शाह जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। वो गल भी ते जानदा होएगा कि सोफे ते डिग पैना है। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। क्यों मौसूफ को कोई रक्शे वाला नहीं बिठाता? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤਨਹਾਈ ਲੱਭਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। तन्हाई तक की जमी किधरे स्टूडियो विच बच्चे ना दे जमी। शाह जी ये जो कह रहे हैं ना कि मैं बिल्कुल हमसाए में रहता हूँ चैनल के, ये हर दूसरे तीसरे दिन आके सिक्योरिटी वालों को कहता है चैनल के, जरा चैनल वाले को कहना थोड़ा ये सालन तो दे दो। ये तो शाह जी महल्लेदारी में होता है, कभी उनसे ले लिया कभी फिर उनसे ले लिया। ये चैनल है कोई तेरी फुफ्फो दा घर नहीं। जुनैद, सबसे पहले तो मैं उन कुव्वतों को, उन बसारतों को, उन समातों को गोश गुजार करना चाहता हूं जो ये समझती है कि नाअहल करने के बाद PTI में -1 हो जाएगा। कभी नहीं, सोचिएगा भी नहीं। ये पार्टी पहले भी इमरान खान की थी, अब भी इमरान खान की है और रहेगी भी इमरान खान की। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जबरदस्त। सो याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमेशा इमरान खान ही रहेंगे। आप बेशक उन पे 100 केस कर दीजिए, 200 कर दीजिए, जो 5-6 मेरे ऊपर है वो भी उन्हीं पे कर दीजिए। शाह साहब खुदा का नाम ले, आपको ये कहना चाहिए कि जो उन पे 200 है वो मुझ पे कर दीजिए। चलो चुपके इधर कर दियो या इधर वाले उधर कर दियो, गलती ही कोई है ना। तो क्या कहते हैं, केस फिर केस है, बनता है तो मिट जाता है। वाह 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 वाह। इसलिए जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे। क्या कहने हाँ, सर। ये अलहदा बात है कि वजारत उज़्मा के लिए वो कोई और कैंडिडेट आगे करते। शाह जी मसलन किसे आगे कर सकते हैं? भाई ये तो इमरान खान साहब की मर्जी है, इसमें कोई और बोल नहीं सकता और ना ही बोलना चाहिए। ये उनकी मर्जी है कि वो मुझे आगे कर दे या फिर शाह महमूद को आगे कर दे या फिर जैन के अब्बू को आगे कर दे या फिर मुल्तान के किसी शहजादे को आगे कर दे। यूसुफ रजा गिलानी भी आ गए बीच में, है ना। PTI दा बंदा लब्बो, दूजियां दे बूहे ना खड़काओ। चलिए असद उमर भी तो हो सकते हैं। हाँ, असद उमर भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। शाह जी असद उमर साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। वजारत उज़्मा करानी है, खंबे ते बल्ब नहीं लुआना। शाह जी ये सियासी बसात पे पेचीदगियां इतनी हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। पहली बात तो ये है कि सियासी ऊंट नहीं होता जी सियासी घोड़ा होता है। क्योंकि घोड़ा कभी बैठता नहीं है, इसलिए सियासी घोड़ा होता है जो हमेशा हर दौर में खड़ा रहता है। हाँ, सीधा लम्मा पै जाता है, वो भी लेटनियां लैन आस्ते। लेकिन माफ कीजिएगा शाह जी, मुहावरा किस करवट बैठेगा ये तो ऊंट का ही है ना, क्योंकि घोड़ा तो करवट लेता भी नहीं है। ये जो गुफ्तगू हो रही है इसमें ऊंट मिसफिट है। अच्छा, क्योंकि ऊंट तो फिर बैठ जाता है, मगर हमने तो सारी जिंदगी यही देखा है कि ये जो सियासी जानवर है ये कभी बैठा नहीं है, ये हर दौर में खड़ा रहता है और घोड़ा भी हमेशा खड़ा रहता है। वो तो सौंदा भी खलो के ही है। अच्छा शाह जी, आप मौजूदा हुकूमत को फैक्टिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने पे मुबारकबाद नहीं देंगे? भाई, मुबारकबाद तो आप लोगों को हमें देनी चाहिए, अच्छा, चूंकि हमने जिस कदर मेहनत और तगोदाव की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की, इमरान खान ने और मैंने, आपको तो चाहिए कि मुबारकबाद
हमें दी जाए। नहीं, आपकी कंट्रीब्यूशन को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुबारकबाद तो आपको मौजूदा हुकूमत को देनी चाहिए ना। मौजूदा हुकूमत जो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने का सेहरा अपने सर बांध रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है ज्यादती कि जंगल में एक शेर कत्ल हो गया, बंदर छुपता फिर रहा था, दोस्तों के पूछने से कहने लगा कि शेर कत्ल हो गया है, मुझे डर है कि उसके कत्ल में कहीं मेरा नाम भी ना आ जाए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता, वाह, और उन्होंने ही किया। ये अल्लाह के फजल से मेरी और इमरान खान की, मेरी और इमरान खान की, आई मीन मेरी और इमरान खान आप की जद्दोजहद। दोनों की समझ आ गई दोनों। जी हाँ, ये हमारी जद्दोजहद से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। तो शायद जी आपकी हुकूमत को भी क्रेडिट दें तो इसमें मेहनत तो ज्यादा हमाद अजहर की है ना, आप तो कहीं नजर नहीं आए मुझे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। हमाद अजहर को फोन मिलाइए, लगाइए फोन हमाद अजहर मेरे को, पास बैलेंस नहीं है। ते पढ़वा के रखिया करो ना ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਊਂਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਏ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। शाह महमूद का इंटरव्यू करना होवे तो बैलेंस भरवा के रखना चाहिए। जब बैलेंस भरवा ले तो पूछिएगा हमाद अजहर से, जब वो इस तगोदाव में अमेरिका जाते थे तो उनको एयरपोर्ट पे कौन ड्रॉप करता था? शाह जी आप उबर चलाते थे? हम ऊबर तो नहीं थे चलाते, मगर ये वो बताएंगे कि ऊबर बुक हमारे फोन से ही होती थी। अच्छा, क्योंकि उनके फोन में तो ऊबर एप्लीकेशन ही मौजूद नहीं है, और हमारे फोन में ऊबर की एप्लीकेशन भी मौजूद है और नीचे की एप्लीकेशन भी मौजूद है। नीचे की क्या मतलब? हाँ, मेरा मतलब है ऊपर नीचे। अच्छा, जुनैद, आप तो माशाल्लाह एक सीनियर सहाफी और एक माशाल्लाह बाकमाल दानिश्वर है। आप ये समझते हैं कि कोई भी शख्स उस वक्त तक बैनुल अक़वामी सतह पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क की वजारत खारजा उंगली पकड़ के उसे वहां तक ना छोड़ के आए। तो हमाद अजहर तो फिर अपने छोटे भाई हैं। हमने तो उनको यहां तक भी ऑफर दी कि अगर कहीं होटल में कमरा ना मिले तो एलरी की तरफ चले जाना और हमारा नाम ले लेना, रिहाइश भी मिल जाएगी और आलू मेथी भी खुआएंगे। अच्छा, हेल्दी आलू मेथी पकाती है बड़ी। एहो जी सुच्ची ये सारी हांडी रोटी दे उत्ते रख के खा जाओ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸਾਫੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫੱਟ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪਣ ਡਏ ਨੇ। ਹਾਏ हद हो गई यार, आलू मेथी ते भी रोना तू, करेले गोश्त ते भी रोना तू, मटन कोरमे ते भी रोना तू, ओए हर हांडी ते रोना तू। बल्कि खाली हांडी ते बहुता रोंदा है। इसके लिए हर आंडी जगजीत सिंह की गजल है। अबे ओ मैदे के पुजारी, यहाँ बैनुल अक़वामी गुफ्तगू हो रही है। जुनैद मियाँ, हमने जहाँ हमाद अजहर के लिए आने जाने और रिहाइश का बंदोबस्त किया, वहां हमने उन्हें नसीहत भी की। हमने कहा कि हमाद याद रखना, FATF को हम पे बहुत गुस्सा है। अगर वो पूछे कि आपने FATF यानी फैटफ को क्या समझ रखा है, तो उनको फौरन कहिएगा कि जनाब हम FATF को फुल आजी तरला फहमो फरासत समझते हैं। ਵਾਹ 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 उन्होंने नई तशरीह कर दी है। FATF हाय हाय, फुल आजी तरला। फुल आजी तरला फहमो फरासत। बस ये तशरीह सुननी थी कि गोरों ने फौरी तौर पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला तो कर लिया,
मगर गुट लिया, हमें व्हाट्सएप भी कर दिया। अच्छा अगर आप कहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं, अच्छा मगर इस वक्त फोन लॉक है, हमें खोलना नहीं आता। हमारा बेटा हमें खोल के देता है। बहरहाल अब पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बाद जब उन्होंने फैसला सुनाया है तो हमारे मुखालिफिन यानी इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त बरसरे इख्तिदार है। जुनैद, आपको याद होगा जब हमने फैटफ का बिल असेंबली में पेश किया था तो ये हमारे मुखालिफिन उस वक्त बाइकाट कर गए थे, इन्होंने मुखालफत की थी। आज ये सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश करते ते हो गई ना हुई बांदर वाली मिसाल कि किधरे शेर दे कत्ल दा पर्चा मेरे ते ना हो जावे। सो ये याद रखिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने का जो तोहफा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौम को दिया गया है। मौजूदा हुकूमत के जो तोहफे हैं वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो पेट्रोलियम की कीमतों का आसमान को छूना है, वो डॉलर का बेपनाह महंगा होना है। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाना ये इनके बस की बात नहीं है। सो हमारी गुजारिश है इस हुकूमत से कि ये दूसरों के क्रेडिट अपनी जेब में डालने की बजाय कुछ अपना करके दिखाएं, आवाम को सहूलतें दें। जुनैद, गरीब का कचूमर निकल गया है, कचूमर। बिल्कुल है, वेख लो शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਚੂੰਬਰ। ये कचूमर है और नो दस्तगीर बट बैठा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत तवील अरसे से एक जारी जो तहकीक है उसके नतायज जारी किए गए, वो ये है कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते थे जी जी उनमें कुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा है। भाईजान, आजकल जिसको देखो ना, जिस माँ को देखो, वो अपने बच्चों को एक ही दुहाई देती नज़र आती है, मिट्टी में ना खेलना, मिट्टी में ना खेलना, मिट्टी में ना जाओ, उधर मिट्टी है उधर ना जाना। ठीक है। और आज से कोई 20-25 साल पहले जब हम छोटे थे तो हमें तो कोई नहीं कहता था कि हम तो मिट्टी में खूब खेलते थे। मैं जी नक पे भी मिट्टी लगी होती थी, पैर भी मिट्टी से भरे होते थे, हाथों में भी मिट्टी लगी होती थी। आए सोना खेड के घर वापस आते थे, माँ झाड़ चूड़ के नवा शुआ के फिर बच्चा उधर साइड ला देती थी। मेरे तो पाँव पे कभी इतनी मिट्टी लग जाती थी, वो लगता था जैसे जुराबें पहनी हुई। अच्छा, आपके नहीं सबके ही पाँव पे लग जाती थी। उस वक्त ये जॉगर शॉगर का इतना रवाज नहीं था, खेलने के लिए जूती ला के नुकच रखी थी तो शुरू हो जाए। इवन क्रिकेट भी नंगे पाँव खेलते थे बच्चे। क्रिकेट तो इस वजह से भी नंगे पाँव खेलते थे ना कि जूते उतार के उसकी विकेट बनाया करते। क्या वैसे दौर था। या अब वाकई मतलब अनकंफर्टेबल फील होता था जूतों के साथ क्रिकेट खेलना। तो फिर आम तौर पे बॉलिंग एंड पे जो जमा हो जाते थे सारे जूते इकट्ठे कर लेते वो उसकी क्रीज बनाया करते थे। हैं, उसकी क्रीज भी बना लेते थे। कई उसकी बाउंड्री भी जूतों की बन जाती थी। जूतों के थोड़े काम थे, तुम समझते सिर्फ बांदर के लिए खेला जाता था जूतों से? नहीं नहीं नहीं, कई काम थे। अच्छा, अब जो मैं बात बताने लगा हूं ना वो बड़ी हैरत अंगेज है। इसका कतई तौर पे ये मतलब ना लिया जाए कि मैं खुदा न खास्ता जो है वो गंदगी को प्रमोट करने लगा हूं, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि अब साइंस बाकायदा इस बात की तस्दीक करने लगी है कि बच्चों के लिए मिट्टी में खेलना जरूरी है। जरूरी है। लेकिन 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 साथ ही ये फर्क जहन में रहे कि धूल और मिट्टी में फर्क है। धूल और चीज है, मिट्टी और चीज। धूल उड़ती है, धूल उड़ती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ यार गौरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हाँ, धूल वो कहने लगा था इससे अगर उसकी तुम इंटेलिजेंस को और ज्यादा देते ना, हौसला अफजाई करते, तो उसने कहना था धूल उड़ती है मिट्टी तैरती है। अच्छा, अब धूल और मिट्टी में फर्क जो है वो जहन में रखना चाहिए। धूल तो जाहिर है नुकसानदेह, डस्ट सर, हाँ डस्ट, धूल जो है ये वाकई नुकसानदेह। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बच्चों को उनका बचपन लौटाना चाहते हैं और उनको
मिट्टी में खेलने की इजाज़त देना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए सादा सी बात यह है कि उस मिट्टी में बच्चों को खेलने दिया जाए जहाँ पे जानवर या जानवरों का फुजला ना हो, वो साफ सुथरी मिट्टी हो और थोड़ी सी वो बैठी हुई यानी उड़ने वाली मिट्टी ना हो, जिससे आप थोड़ी सी हरकत करें तो उड़े। ठीक है। अच्छा, ये बताने में ये लगा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हाइजीन हाइपोथेसिस के उन्वान से एक बहुत तवील अरसे से एक जारी जो तहकीक है उसके नतायज जारी किए गए। वो ये है कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते थे जी जी उनमें कुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा है, उनमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत है, ताकत है, वो ज़्यादा है, उनकी नींद बेहतर है, उनका ब्लड प्रेशर बेहतर है, उन बच्चों का हाजमा अच्छा होता है, उन बच्चों का मूड अच्छा होता है, बिल्कुल वाह खून जमने की जो सलाहियत है वो कम रहती है। यानी बेशुमार फायदे गिनवाए गए हैं उन बच्चों के जो मिट्टी में खेल के बड़े सेहतमंद बच्चे होते हैं। सेहतमंद बच्चे होते हैं। मैं बहुत रहा हूँ मिट्टी में, शुक्र है बहुत। अच्छा, उसकी वजह उन्होंने जो दी है तौजीह ये दी है कि हमारे दिमाग में एक केमिकल पैदा होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। ये जो सेरोटोनिन है ना, ये मिट्टी में बाज ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो सेरोटोनिन बनाने में मुमदो मावन साबित होते हैं। ये अजीब बात। हाय हाय हाय, रब्बे करीम की हर चीज बनाई हुई है ना जी, वो करम ही है इंसान के ऊपर। आपको पता ही है ना कि बैक्टीरिया जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक फायदेमंद बैक्टीरिया होता है और एक नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है। फायदेमंद बैक्टीरिया हम कई अशकाल में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना, और उसको गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो गुड बैक्टीरिया है ये मिट्टी में पाया जाता है और बहुत यानी कसरत से पाया जाता है। कहते हैं कि एक अगर आप चम्मच जो है वो मिट्टी का ले ना, मिट्टी का खाएं ना, ले से मतलब है कि देखें जी। तो एक चम्मच मिट्टी में 10 से 50 हजार गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं या माइक्रोब्स की शक्ल में जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए जो अच्छे जरासीम हैं वो हम लेते हैं। अच्छा, अब इससे जुड़े कई एक सवाल आते हैं। वो क्या कहा जाता है कि यार मिट्टी खानी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो ये एक और डिसऑर्डर है, ये एक और बीमारी है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, जो बेचारे जो बिल्कुल धूल मिट्टी में बड़े होते हैं, उनमें से बाज़ को मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है जो बहरहाल नुकसानदेह है। लेकिन आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि एक और बरतानवी तहकीक ये कहती है, अब ये देखो कि एक चीज़ जो है उसमें जो बुनियादी जो वजह है वो वही है, यानी दमा। दमे का शिकार होते हैं वो बच्चे जिनमें गर्द होती है, धूल होती है। लेकिन जो बच्चे मिट्टी पे खेल के बड़े होते हैं वो दमे से महफूज रहते हैं, वो एलर्जी से भी महफूज रहते हैं। ये अजीब बात है। उड़ती नहीं है। बहुत अच्छे। और देखो हमारे बचपन में को 2-3 दहाइयां पहले छतें भी कच्ची होती थी मिट्टी की, बिल्कुल। उनके ऊपर लेप किए होते थे। हाँ जी। इसका मतलब है अगर बच्चे ऊपर भी छत पे खेल रहे हैं तो फिर भी सेहत ही सेहत है। और वो चूंकि लेप किए होते थे, मट्टी उड़ती नहीं थी, वो पक्के लेप हो जाते थे, सीमेंट की तरह ही हो जाते थे। मगर तूड़ी होती थोड़ी वो- सी डाल लेते थे जी, तूड़ी भी डाल लेते थे ना? हाँ जी, तूड़ी डाल लेते थे, लेप उसे ही कहते हैं। यार वो बेचारा इसलिए बता रहा है कि बचपन से उसका जो पसंदीदा मशगला था ना वो उस लेप में से तूड़ी निकाल निकाल के खाना। यानी कई महल्ले दी छत्तां इहदी वजह तो डिगी हैं। अब भी मेरा ख्याल है इस तरह के अगर बंदोबस्त किए जाए, कई लोगों ने छतों के ऊपर मिट्टी डाल के तो बाकायदा पौधे लगाए हुए हैं। हाँ, जो ये एग्रीकल्चर फार्मिंग कई लोग जो घरों में कर रहे हैं छतों के ऊपर, वो जाहिर है वो मिट्टी ऊपर वो उन्होंने अच्छा, डाली है। इससे रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी एक तहकीक हुई है। वो कहते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप की मदद करते हैं ना किचन गार्डनिंग वगैरह में, तो तुम जिक्र कर रहे हो, वो कहते हैं कि उनकी हेल्थ जो है वो आम बच्चों की निस्बत जो घरों में बंद रहते हैं उनकी निस्बत ज्यादा अच्छी होती है, वो बीमारियों से ज्यादा महफूज होते हैं। ਤੁਸੀਂ देखो ना जी बाहर जेड़े बुढ़े बुढ़े बाबे ने गोरे जी वो अपने लॉन में ही घुसे रहते हैं, हाँ रंबा पकड़ के, जुल्फी अरगा, हाँ। और वो धड़ाधड़ अपना छोटा छोटा करते रहते हैं काम। ये इसी यूनिवर्सिटी ने अपनी तहकीक के बाद कंक्लूजन में ये भी बताया हुआ है, जो रिकमेंडेशंस है कि अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, लेकिन महफूज मिट्टी में, सेफ मिट्टी में, ठीक है ना। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही है कि आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादातर इनकरेज करते हैं कि वो कुत्ते और बिल्ली के साथ खेल लें,
वो कहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली के साथ खेलना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो उनमें ऐसे जर्म्स होते हैं उनकी स्किन में जो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, बच्चों के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। लेकिन मिट्टी जो है वो ज्यादा सेफ है, सेफ मिट्टी वो ज्यादा महफूज है बच्चों के लिए। जबरदस्ती, वाह जी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि छतों पे हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए, अब जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अपने पार्क्स में और पब्लिक प्लेसेस पे या जो ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ हिस्सा जो है वो घास रिमूव करवा के वहाँ पे मिट्टी खाली रहने दी है ताकि बच्चे मिट्टी से एक्सपोज हो। यार मुझे अच्छी तरह याद है कि जो अखाड़े होते थे ना जी, गुजरांवाला में बहुत सारे अखाड़े थे, हमने बचपन में जो देखे हुए। जी हाँ। वहाँ पे कुछ ऐसे बुजुर्ग जो अब एक्सरसाइज या कुश्ती नहीं कर सकते थे, वो बाकायदा आके रोजाना अपना लंगोट कस के, तो वो जो अखाड़े की मट्टी है ना जी, वो मल मुल के तो उधर ऐसे ही बैठे रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, नहा के आ जाते। हाँ, अखाड़े में बैठे रहते थे, अखाड़े की मिट्टी अपने जिस्म पे मल ली, मान ली, हाँ जी। ऐसे ही हल्का लगा ऐसे ऐसे कर लिया, अब बूढ़े बस- बूढ़े लोग। इसलिए तो कहते हैं जी, मिट्टी से रिश्ता जो है इंसान का वो आमतौर पर तो यही लेता है जहाँ पे वो पैदा हुआ है वो मिट्टी, लेकिन मिट्टी से तो इंसान बना है ना, सीधी बात है। जाना भी मिट्टी में ही है। जाना भी मिट्टी में ही है, तो इसलिए मिट्टी से इस रिश्ते को इस गैर कुदरती अंदाज में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आपको एक अपने कलाम में से एक शेर सुना दे, तो मैं अक्सर सुनाया नहीं करता, मगर क्या शेर है। क्या जी? नी मिट्टिए नी तू किन्नी मिठी, नी मिट्टिए नी तू किन्नी मिठी, हर जिंदड़ी तेरे नाल नजिठी। हर जिंदगी आखिर में मुक्ति जाके मिट्टी के साथ। वाह। अच्छा, मिट्टी के बारे में जो ज़हन में सारा फौरी तौर पे ही आता है कि यार मिट्टी मतलब एक कराहत आती है मिट्टी, और ये आता है ज़हन में कि यार ये जरासीम से भरी होगी। मैंने बता दिया कि उसमें गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब वो जो महफूज बैड मिट्टी हो। बैक्टीरिया होते हैं वो गालियां गुलियां भी निकालते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी हमारे यकसर गलत तस्वुरात हैं। हम उन चीज़ों से तो डरते हैं जिनमें जर्म्स नहीं होते, और उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरते जिनमें बहुत ज़्यादा कसरत से जरासीम पाए जाते हैं। मसलन टीवी का जो रिमोट है, हम उसको कभी नहीं देखते। हम अगर मिट्टी हो और टीवी का रिमोट, हम कहेंगे मिट्टी जरासीमों से भरी हुई है। ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, डेल गिलेस्पी। एक तो गिलेस्पी क्रिकेटर भी थे ऑस्ट्रेलियन ना, फास्ट बॉलर। हाँ, पता नहीं ये डेल गिलेस्पी उसका भाई ना हो, पता नहीं। ये साइंटिस्ट है। इसका ये कहना है कि ये जो आपके रिमोट पे जितने जरासीम होते हैं वो आपकी टॉयलेट सीट पे पाए जाने वाले जरासीमों से 20 गुना ज्यादा होते हैं। 20 गुना ज्यादा होते हैं। और उससे भी हैरत अंगेज बात वो ये बता रहा है कि आपके मोबाइल पे लगे हुए जो जरासीम है वो टॉयलेट सीट से लगे हुए जरासीम से 40 गुना ज्यादा हो सकते हैं। 40 गुना। बल्ले बल्ले बल्ले। आज जो रिमोट जो है उसका सारा दिन बीवी का भी हाथ लगना है उसको। नहीं यार, बीवी के हाथ से तो वो पाक हो जाता है ना। हाँ, मतलब आपके वाह 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 वाह, यानी मैनू मरवाएगा तो आप ही जी। तुमने खुद रिस्क लिया है। यार मैं कहना तुमने ये खुद चाह- रिस्क लिया है और यार, रिकॉर्ड हो बीवी गया। एक मेहनत कश फर्द होती जो है ना। जितना मर्जी कवर वो करो। मुख्तलिफ काम करके बेचारी बीच में अपना रिमोट के साथ टीवी की आवाज ऊंची नीवी करती रहती है। कभी बौकर फेर कभी कोई कपड़े बात तो बन नहीं रही तुमसे, अब बात बन नहीं रही, कवर हो चलो नहीं मेरा रहा। कहीं टोरती हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गौर का तो पता ना, गौर करना जी सर, जो हम कम ही करते हैं, ठीक है। खौज का मतलब है गहराई में उतरना। खौज यानी गहराई में उतर कर गौर करना। गोगे के लिए तो मुश्किल है, ये तो चारपाई से नीचे मुश्किल उतरता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज उर्दू की क्लास में हम उन्हीं अल्फाज, तराकीब और मुहावरों का जिक्र करेंगे कि जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि उनका एक लफ्ज़ जो है वो तो जाना पहचाना होता है और जिसके मफहूम से भी आप लोग आशना होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो दूसरा लफ्ज़ होता है उसका मतलब नहीं पता होता और वो कहीं अलग इस्तेमाल भी नहीं होता। तो उसमें आज जो पहली तरकीब है वो है तानो तशनी। तानो तशनी करना, तानो ठीक है। तशनी। हाँ ठीक है,
ये तान से तो लफ्ज समझ आता है ना, ताने से तान होगा। तशनी क्या होता है? तशनी लफ्ज मेरा ख्याल ये क्लासिकल में होता है, तानो रशीन तानो। सर ये आपकी क्लास के बाद मौसीकी की क्लास भी लेने जाता है। अच्छा जी, तशनी का मतलब होता है मलामत करना। अरबी का लफ्ज है तशनी, मलामत करना, किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराना या गाली देना भी। तो तशनी, तानो तशनी, ताना देना, तशनी करना, मलामत करना। अच्छा, एक और बहुत ही आम लफ्ज है, बहुत ही आम लफ्ज है, आप लोग भी बोलते होंगे, वो तरकीब इस्तेमाल करते होंगे। हाँ सर जी, इनका तो कोई पता नहीं, मैं वैसे बोलता हूँ। अच्छा, लफ्ज तो सुन लो पहले। जी फरमाएंगे। गौर खौज करना, ठीक है? खौज बोलते हो तुम? खौज हाँ, ये तो मुझे वो सर कभी शीशे के सामने खड़े होगे ना तो खौज करना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि ये मुंह और साबित मसर। और कल भी ये खौज में गिर गया था तो फिर सारा गीला हो गया। आई एम सॉरी सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे खौस का नहीं पता था। गौर का तो पता ना, गौर करना जी सर, जो हम कम ही करते हैं, ठीक है? खौज का मतलब है गहराई में उतरना। खौज यानी गहराई में उतर कर गौर करना। गोगे के लिए तो मुश्किल है, ये तो चारपाई से नीचे मुश्किल उतरता है। मुझे गहराई से बहुत खौफ आता है। लेकिन बेटा जहां आप बैठते हैं वहां खुद ही गहराई बन जाती है। सर गहराई से डर लगता, खुदा ना खास्ता अगर ये खौज में चला गया तो ऊपर कैसे आएगा? खौज का मतलब ही गहराई है। हाँ, खौज का मतलब है गहराई में उतरना या गौता लगाना। जी हाँ। गौता लगाना। अच्छा जी, एक और तरकीब बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, उथल पुथल। उथल पुथल, उथल पुथल, उथल पुथल, ये तो दोनों लफ्ज ऐसे हैं जो अलग अलग, ये तो जुड़वा भाई हैं। ना आपने खाली कभी उथल बोला है ना पुथल बोला है, ठीक है? सर कई दफा गुस्से में कह देते हैं पुथल दा पुत्र। नहीं यार, उतल पुतल मेरे ख्याल उल्टा सीधा शायद। इसका मतलब तो यही है कि उल्टा सीधा बेतरतीब कर देना, ठीक है ना? किसी बात को या किसी काम को बेतरतीब कर देना, उसको हम कहते हैं उथल पुथल कर दिया, ठीक है? तो उथल का पहले मतलब जान ले। उथल का मतलब है पेट के बल। पेट के बल लेटा हुआ या पेट के बल या उल्टा हो जाना। यानी इसे फिक्रे में इस्तेमाल करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि गोगा कभी भी उथल नहीं हो सकता। और अगर उथल हो जाए तो फिर सिद्धल नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं। जी मैं कौन सा कछुआ हूँ? अच्छा जी, और पुथल का मतलब भी उल्टा होना ही है, उलट जाना, ठीक है? और अगर कभी आप गौर करें तो ये संस्कृत का लफ्ज है, उथल भी और पुथल भी, ठीक है? पंजाबी जाहिर है संस्कृत से बनी, और उर्दू के भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो संस्कृत से हैं। तो पुथल उल्टा होना, ये पंजाबी में हम पुथल को पुट्ठा जब कहते हैं, पुट्ठा पुथल, यानी पुथल से पुट्ठा निकला है या पुट्ठा से पुत्था बना है, पुत्था से फिर पुथल बना, ठीक है? तो उत्तल पुथल उलट पलट का। सर जी ये लफ्ज तो मैं रोजाना ही अपनी बीवी से सुनता हूँ। वो मुझे कहती है आप किचन में घुसकर सारा कुछ उथल पुथल कर दिए। नहीं, उथल पुथल का बेटा मतलब है उलट पुलट करना। उथल पुथल का मतलब खा जाना नहीं है। अच्छा जी, एक और लफ्ज, तराश खराश करना, ठीक है? अब यहाँ पे तराश तो समझ आता है, तराशना। सर अब तराश का तो समझ आता है, जैसे आप हमें सबको तराश रहे हैं। हाँ, आप सबको कह सकते हैं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पे जो आपके पीछे तशरीफ रखती है शख्सियत, इसको तराशना जो है वो एक बंदे का काम नहीं है। सर जी कल इसके मामे का मुंडा तराश में 60,000 रुपया हार गया। तराश में सर आप 3 ब्लेड वाली शेफ्टी से अपने आप को तराशते हैं। कोई इन्होंने स्पेशली रखा हुआ है रेजर में रखा। अच्छा, तराश का मतलब तो समझ आ गया ना? अच्छा, अब खराश का क्या मतलब है? खराश सर जैसे मोटरसाइकिल से गिरते हैं तो कहते हैं मुझे घुटने पे खराश आ गई। हाँ, लेकिन यहाँ पे खराश वो वाली खराश नहीं। फिर कौन सी सर? यहाँ पे खराश का मतलब है बनाव संहार करना। सर ये जिया जब भी लेट पहुंचे ना, इससे पूछे तो कह देती है मैं मेकअप रूम में खराश रही थी। अच्छा बेटा, एक और लफ्ज है, आप बहुत डायलॉग के अंदाज में सुनते होंगे, सीना सिपर हो जाना।
आमतौर पे कहते हैं सीना सुपर हो जाना या सीना सफर हो जाना, ये लफ्ज है सीना सिपर हो जाना। ठीक है, सीना का तो पता है ना जी हाँ, जी आपको, तो आपका तो बहुत बड़ा सीना है, कुशादा सीना है, आपको तो पता होगा। वैसे इसको आमतौर पे सीना नहीं सीनी कहते हैं। सर इसके सीने में एक ही चांप है। अच्छा जी, सीना तो हो गया ना, सिपर का क्या मतलब? सर पता नहीं इस सीने को जब भी लगी है ठंड ही लगी है। सर सिपर जो है वो सुपरमैन से तो नहीं निकला। सिपर का मतलब है बेटा ढाल, सीने को ढाल बना लेना, सामने आके मुकाबला करना, बहुत अच्छा। सीना तान कर मुकाबला करना, सीना सिपर हो जाना कि सीने को अपनी ढाल बना लेना, और कोई ढाल नहीं है, सीधा सीधा आके बराह रास्त मुकाबला करना, सीना सिपर हो जाना। यानी टीपू सुल्तान के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ के ऊपर सिपर होती थी। वाह 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 सर जी, आप इतनी इतनी अच्छी बातें बताते हैं ना। पिछले हफ्ते मैंने लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया तो मेरा नॉलेज ना बहुत बड़ा हुआ है। नॉलेज बढ़ गया आपका? बड़ा, बहुत बड़ा हुआ। तो मैं तो क्लासें कम कर दूं थोड़ी। आप बेटा उसके लिए ये है कि आप रोजाना ना 2 किलो दूध और 3 किलो सेब भी खाया करें, ठीक है? तो वो आपको फिर नॉलेज जो है ना वो हजम हो जाएगा। यार तुम ऐसे करो, तुम अपनी 2 बोतलें नॉलेज इसको दे दो, इसका काम हुआ है। अच्छा जी, एक लफ्ज है आपने खबरों में बहुत सुना होगा, कसाद बाजारी, यानी कि मंदा पड़ना, ठीक है ना? तो कसाद का क्या मतलब है? बाजारी तो पता है ना, बाजार से है, ठीक है? कसाद का क्या मतलब है? कसाद सर फिर अपना यही होगा, कम होना। कम हो होना, कम हो जाना, और ख़ास तौर पे बाजार में निर्ख कम हो जाने को कहते हैं कसाद, ठीक है? तो कसाद बाजारी के बाजार में निर्ख कम हुए हैं, प्राइसेस कम हुई हुई। आहा, सर ये गोगा कह रहा था कि सर से पूछें ये दोनों लफ्ज भी इकट्ठे हैं, कच्चा पुन्ना, ये क्या होता है? कहते वैसे तो मैं कच्चा पुन्ना भी खा जाता हूँ मगर पूछ ले। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप हैरान होंगे सुन के कि गांव के पूरे जो आबादी है, जो लोग हैं रहने वाले वसनीक वहाँ के, उन्होंने ये फैसला करके तो ये शुरू कर दिया है कि वो 1.5 घंटा रोजाना मोबाइल फोन और टेलीविजन अपना बंद कर दें। अच्छा जी, हम अब अक्सर अपने शो में पुरानी चीजों को याद करते हैं, हाँ जी। पुराने लाइफस्टाइल को याद करते हैं, करना चाहिए बिल्कुल। और हम जो नेचर से बहुत दूर हो गए हुए हैं, जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम नेचर के नजदीक होने की कोशिश कोशिश करें करें, दोबारा, या याद करें उन चीजों को जो हमें इस तरह नेचर के करीब रखती थी, बिल्कुल और उसमें फायदे बहुत थे। हाँ। जैसे अभी हमने पहले सेगमेंट में वो बात की है मिट्टी की। हाँ जी। इसी तरह ये अक्सर हम ये बात करते हैं कि ये जो मोबाइल फोन है या टेलीविजन जो है, जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं, हाँ जी। इन्होंने हमारी जिंदगी पे बहुत बुरा असर डाला है। हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे हम कहते हैं जी कि फोन की जो रेज है जी, जी। वो कान में या दूसरी जगहों पे बीमारियां पैदा करती हाँ जी। इसी तरह टेलीविजन जो है उसका देखना, वो अक्सर हमें जब नया नया टीवी आया था तो माएँ नजदीक नहीं थी बैठने दिया करती, कहती थी दूर हो के हाँ जी। जी, और ज्यादा देखने नहीं थी देती, हाँ। कि आंखें खराब होंगी। जब महविश आती है ना टीवी पे तो रेज और ज्यादा तेज हो जाती है। हाँ जी, रेस तो तेज हो जाती है, देखने वाले भी तेज हो जाते हैं। जी हाँ। इसलिए बच्चों की नजरों को बचाने के लिए, आंखों को बचाने के लिए माएँ कहा करती थी कि दूर बैठे। हाँ, किस वेले मां गुस्से च होती सी ते कह दिंदी सी प्यो ते ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ पिछे हो गए। फिर ये डर होता था ना कि सारे अंधे हो गए तो अखबार कौन पढ़ेगा। यानी उन्होंने अपनी अखबार दी पाई, वो अपनी गाहक नहीं खराब हो। यार मैं ये सोचता हूँ कि आजकल के दौर में अगर हम ये सोचें कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें या हम टेलीविजन ना देखें तो ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अब तो आप देखें कि 99% लोग कह लें, 95% कह लें, जी, लोग जो है वो मोबाइल उनके लिए बड़ा अहम है। बहुत। उनके लिए पास बैठी हुई माँ हम नहीं है, भाई हम नहीं है, बहन हम नहीं है,
सब अपने अपने मोबाइलों में घुसे हुए। बच्चे ने अब्बा से पूछा ना कि अब्बा मैं शनाख्ती कार्ड बनवा रहा हूँ तो शनाख्ती अलामत क्या लिखवाऊं, तो अब्बे ने कहा पुत्र लगवा खब्बे हाथ च मोबाइल। हाय हाय। पहले खब्बे हाथ से सट होंदी सी, हुण खब्बे हाथ च मोबाइल। मतलब मोबाइल से अगर जान छूटी हुई है, बीच में कोई गुड़िया बैठी हुई है, बच्ची को बैठी हुई है, या खातूने खाना है बैठी हुई, अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं है तो रिमोट है। वो उधर धड़ाधड़ अपना कोई फसिया ड्रामा वेख रहे ने जिहदे च उन्हां नूं डर है कि किस्ती च किधरे तलाक ना हो जाए, फरजाना नूं ना तलाक हो जाए बेचारी नूं। करैक्टर है बीच में ड्रामे का फरजाना, ओदे वास्ते बेचारी टची हुई और बकायदा अफसुरदा फिर रही है कि फरजाना दा झगड़ा चल रहा है ड्रामे। मतलब इतना ही नहीं ज़हन में आ रहा कि भाई ये ड्रामा है, नहीं बकायदा उसकी टेंशन ली हुई है। वो दिल करे ड्रामा मुकन दे बाद अपनी सोहनी फीस लैके घर बैठी होवे, उस बेचारी नूं टेंशन पई है कि उन्होंने डाइवोर्स हो गई। बताना मैं ये चाह रहा था कि हम ये सोच ही नहीं सकते अब कि हम फोन या टेलीविजन के बगैर रह सकते हैं। जी बिल्कुल। मगर आप ये सुन के हैरान होंगे कि कुछ लोग इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग जिंदगी की जो प्लानिंग करते हैं, हाँ जी। जो अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हैं, या जो अपने शेड्यूल के हवाले से थोड़े टची पाए जो जाते इतना हैं, वक्त रखते हैं जी, वो अब इस तरफ को जाना शुरू हो रहे हैं। बल्कि आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि गांव है, गांव, शहर नहीं, गांव, पढ़े लिखे लोग नहीं, अच्छा। एक गांव है ऐसा इंडिया में, एक वुड गांव है, वुड गांव। इंडिया अच्छा। में। वुड गांव में आप हैरान होंगे सुन के कि गांव के पूरे जो आबादी है, जो लोग हैं रहने वाले वसनीक वहां के, उन्होंने ये फैसला करके तो ये शुरू कर दिया है कि वो 1.5 घंटा रोजाना मोबाइल फोन और टेलीविजन अपना बंद कर दें। उधर बाकायदा उधर 7 बजे अलार्म बजता है शाम के, अच्छा 7 बजे 7 बजे, ठीक है। अलार्म बजता है और उसके बाद हर बंदा अपना अपना मोबाइल बंद करके साइड पे रख देता है, टीवी बंद हो जाते हैं और 1.5 घंटा यानी 8:30 बजे तक, जब तक के वो रोजा खुलन दा सायरन नहीं बजदा, रोजा ही है ना, रोजा रख लिया, उतनी देर तक सब आपस में एक दूसरे से बातें करते। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तुम ये करके देखो तो जैसे ही दोबारा ऑन होगा, नेट ऑन होगा, तो पहली खबर ये आनी है कि वाईफाई या नेट बंद करने वाले मेयर पर मुश्तिल हजूम का हमला, हालत नाजुक। हालत नाजुक, और कुछ लोग अपने फोन की तरफ लपकते हुए आपस में टकरो टकरी हो गए। इसलिए बात की है जी। कि ये जरूरी नहीं कि पूरा गांव ऐसा करे, हाँ, आप अपने अपने घरों में भी हाँ जी इंडिविजुअली ऐसा कोई शेड्यूल बना सकते हैं कि लो भाई सारे घर वाले जो हैं वो इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेंगे। ये जुनैद ने एक दफा किया था, इसने कहा भाई सारे बच्चे मेरे पास अपने मोबाइल जमा करा देंगे इतने बजे से इतने बजे तक। अच्छा, वाह। फिर बाद चोई कि इन्हू पुराना मोबाइल लब्बा, पता चलिया कि इहदे वड्डे मुंडे ने वो खरीद लिए है। ये सीरियस कह रहा, मैं बहुत खुश था कि मेरे बच्चे कितने फर्मा बरदार वो पुराना खराब हैं हो कि गया। पूरे 11 बजे मेरी साइड टेबल पे आके अपने अपने मोबाइल रख देते, और ये कई दिन तक सिलसिला जारी रहा। वो कोई 12-13 दिन बाद मुझे पता चला वो सारे डमी मोबाइल है, सारों के पास असली मोबाइल मौजूद है। यानी कि तुसी 12वें दिन चेक किया कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੋਈ नहीं आ रही। सच्ची बात है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हाँ, मुझे याद है आपने मुझे सुनाया था। सो यार बखुदा हम नहीं आ रहे, कुदरत की तरफ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल। बड़ा अपना काम खराब करते जा रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जो मौजूदा दौर की, इस दौर की जो माएँ हैं, हाँ, उनको खुदा के वास्ते ये सोचना होगा कि हमने अपनी अगली नस्ल को किस तरह सेहतमंद और काबिल बनाना। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि दूरी का एहसास उस वक्त हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।